हेलो एंड वेलकम। मैं रंजीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट पर। देखिए, हम लोग पॉलिटी को स्टडी कर रहे थे। उसी क्रम में आज हम लोगों को जो चैप्टर देखना है, डिटेल एनालिसिस करना है, वो है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ बातें हम पहले जान लेते हैं कि मूल अधिकार क्या होते हैं, सबसे पहले इनको कहाँ से लिया गया। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है कि मूल अधिकारों को संविधान में किस मतलब कहाँ पे स्थान दिया गया है। तो आप उत्तर देंगे भाग 3। अनुच्छेद पूछे कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35। ठीक है, अनुच्छेद पूछेगा कहाँ से कहाँ तक है, तो आप बताएंगे 12 से 35। देखिए, इसके बारे में पहले कुछ जान लें कि सबसे पहले जो मूल अधिकार थे कहाँ के संविधान में शामिल किए गए, यूएसए अर्थात अमेरिका के संविधान में शामिल किए गए। भारत में कहाँ से लिए गए हैं, तो भारत में भी ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, भारत में मूल अधिकारों का चैप्टर कहाँ से समाहित किया गया, तो अमेरिका से किया गया है। और वैसे देखा जाए, अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र है, मूल अधिकारों का प्रारंभ एक प्रकार से वहीं से होता हुआ दिखता है। लेकिन फिर भी इनकी जितनी विस्तृत व्याख्या हमारे संविधान में अर्थात भारतीय संविधान में है, इतनी विस्तृत व्याख्या कहीं और के संविधान में नहीं मिलती है। देखिए, एक इस पर थोड़ा सा ऐतिहासिक तथ्य मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक कि हमारे जो मूल अधिकार हैं, इनको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कई बार पूछा जाएगा कि मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है, तो आप बताएंगे कि मूल अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्या होता है? मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है ए बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स अर्थात इसका राइट माने होता है अधिकार, बिल ऑफ राइट्स माने अधिकार पत्र। ठीक है, एक ऐसा प्रपत्र जिस पर अधिकारों के बारे में वर्णन हो और राज्य द्वारा उसको मान्यता दी गई हो। तो ये सबसे पहले हुआ कहाँ? 1215 में। सन 1215 की अगर हम बात करते हैं, 1215 में ब्रिटेन में उस समय जो शासक थे, सम्राट थे जॉन। ब्रिटिश जनता ने उन्हें स्वतंत्रता के कुछ अधिकार देने के लिए बाध्य कर दिया और मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करवा लिया उनसे, ज़बरदस्ती करके फोर्सफुली उनसे हस्ताक्षर करवाए। तो ये शब्द वहाँ से निकल के आया, मैग्ना कार्टा ब्रिटेन का निकला हुआ शब्द है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि इनका उद्देश्य क्या होता है। मौलिक अधिकार जो हमारे यहाँ शामिल किए, इनका उद्देश्य क्या होता है? तो इनका उद्देश्य होता है व्यक्ति को एक गरिमामयी जीवन देना। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? व्यक्ति को गरिमामयी, नागरिकों को गरिमामयी जीवन उपलब्ध कराना। इसके आधारभूत तत्व होंगे बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास। ठीक है, किस प्रकार के विकास को सुनिश्चित करते हैं? विकास के किन पहलुओं को? बौद्धिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक। ठीक है, 3 प्रकार के विकास के पहलुओं को ये समाहित करते हैं, जिससे व्यक्ति का गरिमामयी विकास हो सके। ठीक है, तो ये माना जा सकता है कि राज्य का जो कठोर कानून होता है, राज्य के कानून कठोर होते हैं, उनके खिलाफ व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या? मौलिक अधिकार। तो कहा जाए राज्य के कठोर कानूनों के खिलाफ है, राज्य के कठोर कानूनों के प्रति व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा कहाँ पर दिखती है? तो मूल अधिकार में दिखती है। ठीक है, ये विधानमंडल की तानाशाही पर भी रोक लगाते हैं। अर्थात ऐसा नहीं कि विधानमंडल उल जरूल का कोई भी कानून बना दे, तो विधानमंडल वही कानून बना सकता है जो मूल अधिकारों का हनन ना करते हों, मूल अधिकारों का हनन ना करते हों। ठीक है, देखिए, अब इसके पहले इसमें थोड़ा सा एक और बात जान लें कि जो हमारे पास मूल अधिकार हैं वो 2 प्रकार से, नेगेटिव एंड अफर्म या पॉजिटिव, अर्थात नकारात्मक और सकारात्मक क्या होते हैं, इन पे जान लेते हैं। नकारात्मक भी हैं कुछ और सकारात्मक भी हैं कुछ। ठीक है, तो कुछ नकारात्मक क्या है? जो किसी चीज़ को नेगेटिव करके प्राप्त किए जाएं। अर्थात जितने भी अधिकारों की वो श्रेणियाँ जो राज्य के कृत्यों पर प्रतिबंध करके अधिकारों की सुरक्षा करे, राज्य के कृत्यों पर प्रतिबंध करे, वो नकारात्मक अधिकार कहे जाएंगे। और व्यक्ति के लिए अवसर आदि को उपलब्ध जो कराए, वो क्या है? सकारात्मक अधिकार कहे जाएंगे। तब इनके बारे में थोड़ी चीज़ जान लेते हैं। ये न्यायोचित हैं। ठीक है, अर्थात इन पर न्यायालय में अपील की जा सकती है, इनके खिलाफ, इनके हनन पर। ठीक है, न्यायोचित हैं अर्थात न्यायालय इन पर सुनवाई कर सकता है, इनको फोर्सफुली परिवर्तन करा सकता है। ठीक है, देखिए, संविधान बिना भेदभाव के मूल अधिकारों की गारंटी देता है। इसका तात्पर्य क्या है? कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कहीं जन्म स्थान हो, कोई भी उसका लिंग हो, स्त्री हो, पुरुष हो। अब तो जो है 2015 से ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर को भी शामिल कर लिया है। किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति हो, सबके लिए समान अवसर की गारंटी देते हैं। ठीक है, हर चीज़ समान अधिकारों की गारंटी देते हैं।
प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित व राष्ट्रीय एकता को समाहित करते हैं। ठीक है, ये कितनी चीज़ों की गारंटी करते हैं? प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित तथा राष्ट्रीय एकता को समाहित करते हैं। वर्तमान में इनकी संख्या के बारे में बात करें, वर्तमान में मूल अधिकार कितने प्रकार के हमारे पास हैं? तो वर्तमान में 6 हैं। प्रारंभ में संविधान जब प्रारंभ हुआ तो 7 थे, तो इनको हटा कब दिया गया? ठीक है, इनको हटा कब दिया गया? तो जो छठवां अधिकार था, छठवां अधिकार, ठीक है, छठवां क्या था? संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 31 जो था संपत्ति का अधिकार, उसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यहाँ से हटा करके भाग 12, संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का में स्थान दे दिया गया। तब अब कई बार पूछा जाता है कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो एक वैधानिक या कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है? वैधानिक या कानूनी अधिकार है वर्तमान में। अब इनको स्थान कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद 300 का में दिया गया है, भाग 12 में दिया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? 44वें के द्वारा। किस सन में? 1978 में। इतनी बातें आपको ध्यान देनी होगी। अब चलिए देख लेते हैं किस किन प्रकार के हमारे पास मौलिक अधिकार शेष बचे हुए हैं। कई बार यही पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा है, किस प्रकार का है, कैसा है। तो विकल्प देकर के 1 विकल्प, 2 विकल्प, 3 विकल्प, 4 विकल्प, यही सब होंगे, और कोई एक अलग चीज़ होगा या कोई एक नहीं होगा। तो इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यह ऐसे पूछता है कि समता का अधिकार किन अनुच्छेदों के अंतर्गत है? तो समता का अधिकार पहला है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। देखिए अभी इसको हम एक सरसरी निगाह से देख ले रहे हैं, आगे हम एक एक अनुच्छेद को डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। तब तक हमारे साथ बने रहिए। कोई ट्रिक नहीं, सिर्फ एक समझ, कोई ट्रिक नहीं लगाना है। देखिए ट्रिक से क्षण भर के लिए चीज़ें तो आपको याद हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद आगे डिटेल एनालिसिस आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो माइंड को अपना एनालिटिकल बनाइए और ट्रिक वगैरह को भूल जाइए। छोटी छोटी चीज़ें कभी याद करने के लिए ट्रिक का सहारा लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। यहाँ सब कोई ज़रूरत नहीं ट्रिक की। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30, संपत्ति का अधिकार अब निरसित है, मतलब यहाँ से हटा दिया गया। नेक्स्ट छठवां है हमारा, इसको छठवां में मान लेंगे इस प्रकार से, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। देखिए अब जल्दी से एक बार फिर याद कर लेते हैं। समता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको ऐसे याद कर लीजिए। समता, स्वतंत्रता, शोषण एक साथ याद कर लीजिए, फिर धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति और संवैधानिक उपचार एक साथ याद कर लीजिए। फिर एक बार कहिए, क्या हो जाएगा? समता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 हो गया, 6 पार्ट में क्लियर हो गए। अब इनको अनुच्छेद देख लीजिए। 14 से 18 एक तरफ हो जाएगा, 14 से 18, 19 से लेकर 22 एक तरफ हो जाएगा, 23-24 एक तरफ हो जाएगा, फिर 25 से 28 एक साथ हो जाएगा, और 29-30 एक साथ हो जाएगा, और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो क्या हो जाएगा? 32 में हो जाएगा। 31 अभी नहीं पढ़ना है, 31 इस समय नहीं है। चलिए हम जब बात करते हैं मूल अधिकारों की, तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ हमने जो बात किया वो टोटल 32 तक किया। तो 3 अधिकार क्या हैं? वो 3 अधिकार जो हैं सशस्त्र बलों से संबंधित हैं। ठीक है, उनको अभी हम आगे देखेंगे। आगे जब एक एक अनुच्छेद देखेंगे तो चैप्टर क्लास में उनका भी स्थान आएगा, ऐसा नहीं कि उनको छोड़ दिया गया। चलिए मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या हैं? मूल अधिकार कितने प्रकार के हैं? आपने देखा 6 प्रकार के हैं। इनके संबंधित अनुच्छेद आपने देख लिया। अब देखिए मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या हैं। कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए हैं, कुछ अधिकारों की विशेषताएं कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए हैं और कुछ विदेशियों के लिए भी हैं। ठीक है, कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए हैं, कुछ नागरिक तथा विदेशी दोनों के लिए हैं। देखिए नागरिक का तात्पर्य यह है कि जो वर्तमान समय में नागरिक हो, चाहे जन्म से रहा हो चाहे बाद में प्राप्त कर लिया हो नागरिकता, इसका कोई विकल्प नहीं है। कुछ भी कैसे भी हो, बस नागरिक है, आज प्राप्त किया, चाहे वो बचपन से या जन्म से प्राप्त किया है। चलिए नागरिकों के लिए सिर्फ जो है 15, 16, 19, 29 और 30 डेली इस पे चर्चा होती है, हर चैप्टर में मिला हुआ है। आज इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। दोनों के लिए प्राप्त, अब 12 से 35 इसमें जो देख लीजिएगा, जो बच जाएगा बीच में 32 तक वो सारे हैं दोनों के लिए जो प्राप्त हैं। ये असीमित नहीं है, ठीक है, असीमित नहीं है। ठीक है, अब देखिए इनके बारे में इनकी विशेषता है कि जो इस प्रकार के अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हमारे, वो असीमित नहीं है। असीमित नहीं, इसका तात्पर्य क्या है? असीमित नहीं है इसका तात्पर्य यह है कि ऐसा नहीं है कि मूल अधिकार वाक स्वतंत्रता आपको दे दी गई तो कुछ भी बोलेंगे, कहीं भी बोलते रहेंगे।
ऐसा आप बोलेंगे, इतना बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, आपको अधिकार वहीं तक दिया गया है जहाँ किसी अन्य के स्वतंत्रता का हनन नहीं हो रहा है, अन्य के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है, देश की अखंडता उससे प्रभावित नहीं होनी चाहिए, राष्ट्र की बंधुता उससे प्रभावित नहीं होनी चाहिए, लिंग जाति आदि के आधार पर बोलकर किसी को डिस्क्रिमिनेट ना करने लग जाएं आप। तो ये सब अर्थात असीमित नहीं हैं, ठीक है, वाद योग्य हैं, ठीक है, वाद योग्य हैं। इसका तात्पर्य क्या है? देखिए, राज्य इन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, इसको याद रखिएगा, राज्य इन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर नियम संगत विधियों द्वारा इनका अल्पीकरण किया जा सकता है। इसका तात्पर्य एक वाद योग्य है। राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ हैं, अर्थात विधानमंडल, राज्य विधानमंडल हो गया या संघ का विधान जो संसद है, वो अपने मनमाने प्रकार से किसी नियम कानून को नहीं बना सकती है। अगर ऐसा आपको लगता है तो उसके खिलाफ आप जा सकते हैं, ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में, और कह सकते हैं कि इस नियम विनियम को जो बनाया गया है, राज्य ने बना के दे दिया है, वो ठीक नहीं है और मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वहाँ पर से इसको निरसित किया जाएगा। नकारात्मक तथा सकारात्मक हमने पहले आपको बता दिया। नकारात्मक वो जो राज्य की नीतियों के खिलाफ सुरक्षा देते हैं, और सकारात्मक वो जो किसी विशेष चीज़ को, विशेष उपबंध की उपलब्धता कराते हैं, ठीक है। अब चलिए, न्यायोचित हैं, बात पहले ही हो चुकी है, न्यायालय में इनको प्रवर्तन के लिए आप ले जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 226, ठीक है, हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय में, अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के हनन के संदर्भ में अपनी 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। वो 5 प्रकार के रिट इसी चैप्टर में आगे आएगी, तब हम इस पर बात ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, उच्चतम न्यायालय द्वारा इनको गारंटी प्राप्त होती है, उच्चतम न्यायालय द्वारा। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसको बताया गया? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो है सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय को बताया गया। उच्चतम न्यायालय इनको गारंटी देता है कि हर हाल में वो लागू करवाएगा, राज्य इसको हड़प नहीं कर सकता है जब तक युक्त प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता ना हो, युक्त प्रतिबंध ना लगा दिए जाए। अस्थायी नहीं है, ठीक है, फिर वही बात आ गई कि राज्य इनको प्रतिबंधित कर सकता है, ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर। और देखिए, यहीं पर अस्थायी नहीं, इसका ये भी देख लीजिए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर शेष को निलंबित किया जा सकता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर कौन से मौलिक अधिकार या कौन से अनुच्छेद हैं जिनको निलंबित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो आप कहेंगे अनुच्छेद 20 और 21। एक और क्वेश्चन आता है आपातकाल लगने पर, ठीक है, कौन सा ऐसा अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो जाता है? तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा, 20-21 निलंबित नहीं होगा, स्वतः निलंबित, ये निलंबित नहीं, ये निलंबित नहीं। चलिए, अनुच्छेद नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट विशेषता में कह रहा है अनुच्छेद 19 युद्ध या विदेशी आक्रमण के समय निलंबित किया जा सकता है, सशस्त्र विद्रोह के समय नहीं। सशस्त्र विद्रोह के समय अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा, बाकी युद्ध विदेशी आक्रमण के समय स्वतः निलंबित हो जाएगा। चलिए, अब इनकी विस्तृत व्याख्या देखते हैं, एक एक अनुच्छेद विस्तृत व्याख्या लेके चलेंगे, देखते हैं, बहुत लंबा वीडियो ना बन जाए। उसके अंतर्गत हम लोग जितना आज देख पाएंगे देखेंगे, नहीं तो पार्ट 2 कर लेंगे इस चैप्टर का, क्योंकि डिटेल पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा उद्देश्य है कि आप समझते रहें, टाइम थोड़ा सा भले ही क्यों ना लग जाए, देखिए, भले इसमें टाइम थोड़ा सा लगता रहे, कोई बात नहीं। देखिए, सबसे पहली बात आ रही है अनुच्छेद 14, सबसे पहला जो है अनुच्छेद 14, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ 2 टर्म दिया हुआ है, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित कौन नहीं करेगा? राज्य नहीं करेगा। इसका तात्पर्य है कि कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं, ठीक है, अमीर हो गरीब हो, उसके पास कोई भी पावर हो, कोई भी क्षमता हो, न्यायालय सबके साथ समान व्यवहार करेगा। किसी के पास कानून के समक्ष विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, सबके विशेषाधिकार जो हैं अनुपस्थित होंगे। एक सामान्य मानव की बात हो रही है, सामान्य जन की बात हो रही है, और कुछ विशेष स्थितियों को छोड़ करके, ठीक है। देखिए, यहाँ पे 2 टर्म है, मैंने कहा विधि के समक्ष समता और दूसरा विधि के समान संरक्षण। तो विधि के समान संरक्षण ये कहाँ से लिया गया? यूएसए से। और विधि के समक्ष समता ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से, ये भी याद रखिएगा। तो इसी एक अनुच्छेद में दोनों ही दर्शन को समाहित कर लिया है भारतीय जो हमारे विधिवेत्ता थे, कानून निर्माता थे, उन लोगों ने, संविधान निर्माता थे, कि अनुच्छेद 14 में ही ब्रिटेन से भी लिया गया तत्व और यूएसए से भी लिया गया तत्व, तो दोनों शामिल है। विधियों के समान संरक्षण यूएसए से
अमेरिका से, और विधि के समक्ष समता जो है वो ब्रिटेन से प्रेरित है। चलिए, इसका उद्देश्य क्या है? विधि अवसर व न्याय की समानता, अर्थात विधि अवसर व न्याय की समानता सबके सामने होनी चाहिए। विधि मतलब कानून, कानून के समक्ष सभी बराबर होंगे, सबको न्याय के लिए समान अवसर मिलेगा और सबको समान रूप से न्याय की उपलब्धता होनी चाहिए। इसका उद्देश्य ये है। इसके कुछ अपवाद भी हैं जहाँ पर सामान्य प्रभाव से कुछ अलग प्रभाव दिखाता है। देखिए, ये कहा कि चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी पद पर आसीन हो, कोई नेता हो, अभिनेता हो, सरकारी कर्मचारी हो या स्टूडेंट हो, सबके लिए सब विधि के समक्ष अर्थात कानून के लिए, कानून की नज़र में सभी लोग बराबर हैं। न्यायालय में जाएंगे, सबके लिए समान व्यवहार होगा। परंतु कुछ स्थितियाँ ऐसी हैं जो इसके अपवाद स्वरूप दर्शाई गई हैं। पहला है राष्ट्रपति व राज्यपालों को विशेष अधिकार। राष्ट्रपति व राज्यपालों पर किसी प्रकार का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, ठीक है। उनके व्यक्तिगत कृत्य के लिए भी उनको प्रिविलेज हासिल होता है। संसदीय विशेषाधिकार, अर्थात जो संसद के सदस्य हैं उनको भी कुछ अपने विशेषाधिकार मिले होते हैं। ये सब जो अलग से घोषणाएं की गई हैं ये अनुच्छेद 14 का वायलेशन नहीं कही जाएंगी। विधानमंडल संबंधी मत या कही गई बात, विधानमंडल में कोई व्यक्ति कोई बात कहता है, अपने मत को रखता है, वोटिंग करता है। मत जो कहा गया है, मत का तात्पर्य वहाँ कोई वोटिंग करता है, इसके लिए उसको किसी न्यायालय में आप नहीं घसीट सकते हैं, वाद योग्य नहीं है ये। विदेशी संप्रभु शासक, राजदूत या कूटनीतिज्ञ, जो विदेश के एम्बेसडर वगैरह होते हैं, कंसुलेट होते हैं, कंसुलेट जनरल होते हैं, विदेशी संप्रभु शासक होते हैं आदि जो हैं, उन पर यह नियम लागू नहीं होता है, वो बिल्कुल अलग होते हैं। उन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, ठीक है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र एवं इसकी एजेंसियाँ, संयुक्त राष्ट्र एवं इसकी एजेंसियाँ भी इस अनुच्छेद 14 के समक्ष अपवाद स्वरूप हैं, ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है, राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूलवंश, देखिए यहाँ पर दो चीज़ें अंडरलाइन ध्यान दीजिएगा, केवल और विभेद, इस पर अभी चर्चा में करनी है। राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकता है, ठीक है। केवल का तात्पर्य है कि अन्य आधारों पर राज्य विभेद कर सकता है, ठीक है, अन्य आधारों पर राज्य विभेद कर सकता है। और विभेद नहीं करेगा अर्थात एक दूसरे से अलग नहीं देखेगा, सबको समान रूप से देखेगा। वो चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, मूलवंश कुछ भी हो, जाति कुछ भी हो, कोई भी लिंग हो, मैंने कहा 1 2 3 3 लिंग हो गया, ट्रांसजेंडर को भी ले लिया गया है 2015 से। कहीं भी उसका जन्म हुआ हो, भारत के किसी भी कोने में हो, सिर्फ भारत के किसी भी कोने में, इसके आधार पर राज्य विभेद नहीं करेगा। देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसके अपवाद स्वरूप क्या है? महिलाओं, बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था, जैसे महिला कल्याण के लिए कुछ अलग से नियम बनाए जाते हैं, और पंचायतों में अन्य जगहों पर महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण किया जाता है, और बच्चों के लिए आंगनवाड़ी खोले जाते हैं, ठीक है। निःशुल्क उनको 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। तो ये सब डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहा जाएगा, इसके अपवाद हैं और ये सकारात्मक हैं। ये इसलिए नहीं है कि किसी के आधार पर विभेद दर्शा रहे हैं, बल्कि ये इसलिए हैं कि उनकी स्थिति समाज में बराबरी की नहीं, उन सबको लाके बराबर खड़ा कर सकें। दूसरा अपवाद है ओबीसी, SC ST के लिए विशेष उपबंध, सीटों का आरक्षण, शुल्क मुक्ति आदि। यह सब भी अनुच्छेद 15 का वायलेशन नहीं कहे जाते हैं, ठीक है। इसको बिल्कुल ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण है। शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश संबंधी छूट, ये 93वें संविधान संशोधन 2005 द्वारा शामिल की गई, ठीक है। शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश संबंधी छूट, जैसे कहा गया कि देखिए, इसके क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 2006 बनाया गया, पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 27% का जिसमें आरक्षण सुनिश्चित किया गया। अब यह तात्पर्य नहीं है कि धर्म या जाति के आधार पर या वर्ग के आधार पर अलगाव विभेद किया जा रहा है। ये इसलिए है क्योंकि उनका स्तर सामान्य से पीछे था, उनको बराबर लाने के लिए समाज में एक दिन वो बराबर रख के खड़े हो जाएं। चलिए, अनुच्छेद 16 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, ठीक है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन में किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या निवास के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है। राज्य ऐसा नहीं कर सकता है, ठीक है। राज्य ऐसा नहीं कर सकता है।
धर्म उसका कुछ भी हो, जाति कुछ भी हो, लिंग कुछ भी हो, सबको समान रूप से समायोजन का अवसर दिया जाएगा। लोक नियोजन अर्थात सरकारी कहीं वैकेंसी निकलती है तो एक ऐसा व्यक्ति, चाहे वो कन्याकुमारी में पैदा हो, चाहे कश्मीर में पैदा हो, एसएससी की वैकेंसी या यूपीएससी की वैकेंसी किसी के लिए डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है, चाहे वो लिंग कुछ भी हो, उसका चाहे वो कहीं से पैदा हुआ हो, किसी भी जाति का हो, सभी लोग फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होते हो। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 16 ऐसा सुनिश्चित कराता है। इसका अपवाद क्या है, ये कहाँ पर वायलेट होता हुआ प्रतीत होता है, हालांकि इसको वायलेशन माना नहीं जाता, बार बार मैं कह रहा हूँ वायलेट होता हुआ प्रतीत होता है। सार्वजनिक रोजगार अधिनियम 1957, यह अधिनियम 1974 में समाप्त हो गया। ठीक है, यह जो अपवाद है सार्वजनिक रोजगार अधिनियम 1957, यह 1974 में समाप्त हो गया। इसके अनुसार प्रादेशिक स्तर पे, जैसे यूपी में आपकी कोई वैकेंसी निकल रही है तो उसमें कहें सिर्फ यूपी वाले ही भर दो, यूपीएससी के लिए भर्ती में वैकेंसी जो है इसमें सिर्फ यूपी वाले भर दो, इस प्रकार का अधिनियम था। इसको 1974 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश के द्वारा समाप्त कर दिया था। अब अभी इसके अपवाद के स्वरूप कौन से बचे? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सिर्फ अपनी भर्तियों में, अपने रिक्रूटमेंट में अपने ही लोगों को लेते हैं। वो नियुक्तियों में आरक्षण, ठीक है, इसका वायलेशन नहीं माना जाएगा। संस्था में धार्मिक आधार पर व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। अनुच्छेद 17, किसी भी रूप में अस्पृश्यता का निषेध, किसी भी रूप में अस्पृश्यता का निषेध अर्थात छुआछूत का प्रतिबंध, वो किसी भी रूप में हो। ठीक है, किसी भी रूप में अस्पृश्यता का। अब इसको रोकने के लिए अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 बनाया गया, जिसको 1976 में संशोधित किया गया और नया नाम दिया गया नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955। तो ये ध्यान रखिएगा, अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए अधिनियम कब बनाया गया? 1955 में बनाया गया। इसको अमेंड कब किया गया? 1976 में किया गया, 1976 में किया गया। इसका नया नाम क्या है? नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 कर दिया गया। ठीक है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को क्या कर दिया गया? नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955। और कब किया गया? 1976 में ऐसा कर दिया गया। देखिए, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उनका विभेद किन किन आधारों पर किया गया, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। मैं बोल रहा हूँ अस्पृश्यता किन किन आधारों पर करना वर्जित है। पूजा स्थलों में अगर किसी को प्रवेश से रोका, जो सार्वजनिक पूजा स्थल हैं उन पर किसी को रोक दिया जाए घुसने से, जैसे मंदिर हो गई, मस्जिद हो गई, किसी जाति धर्म के व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता। वो अपनी स्वेच्छा से किसी भी स्थल पर जा करके अपनी प्रेयर को अपने गॉड को अपने अकॉर्डिंग ऑफर कर सकता है वो। दूसरा है परंपरागत धार्मिक या दार्शनिक आधार पर अस्पृश्यता को उचित अगर कोई ठहरा रहा है, कोई परंपरागत आधार पर कह रहा है या कोई धार्मिक आधार पर कह रहा है, कोई दार्शनिक आधार पर कह रहा है, अस्पृश्यता को उचित ठहरा रहा है, तो वो भी इसके अनुसार दंडित किया जाएगा। अनुच्छेद 17 में के अनुसार वो दंड पाने का भागीदार हो जाएगा। किसी दुकान में, होटल में, रेस्टोरेंट में या मनोरंजन सिनेमा हॉल में, मॉल में कोई घुसता है और कोई कहा जाता है कि अमुक जाति का है, अमुक धर्म का है, इस आधार पर उसको घुसने नहीं दिया जाएगा, तो जो व्यक्ति ऐसा कहेगा, घुसने से रोकेगा, वो भी दंड का भागीदार होगा। अनुसूचित जाति के व्यक्ति का अपमान गाली से ही या किसी प्रकार से या बातों से, उसको कर्म से या बात से किसी प्रकार से आप ठेस पहुंचाते हैं तो वह भी अस्पृश्यता मानी जाएगी और दंड के भागीदार होंगे। अस्पताल, स्कूल, कॉलेज में प्रवेश से अगर रोक दिया जाता है किसी को धर्म या जाति के आधार पर, तो वह भी अस्पृश्यता मानी जाएगी। और कोई व्यक्ति, कोई संस्था यदि अपनी सामान बिक्री नहीं करती है विशेष जाति के व्यक्ति को, उसको किसी भी प्रकार से कह करके डिस्क्रिमिनेट करते हुए और कहती है अपना सामान नहीं देंगे, अपनी सर्विसेज नहीं देंगे, तो वो संस्था भी दंड की भागीदार होगी, बैन की जा सकती है। तो अनुच्छेद 17 ये सब चीज़ों को देखता है और इस प्रकार की चीज़ों को वायलेट करने वालों के लिए दंड का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 18 में आते हैं उपाधियों का अंत। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी। उपाधियों का अंत में कितनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, इसको बिल्कुल ही आपको देखना है, युक्त ध्यान देना है। कैसा ध्यान देना है? युक्त ध्यान दीजिए। राज्य का मतलब राष्ट्र से है, सरकार से है, तंत्र से है। ठीक है, राज्य का मतलब ये नहीं कि यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, ऐसा कुछ नहीं है। राज्य, सेना या विद्या में सम्मान के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ये कैसा, कहाँ कहा गया? अनुच्छेद 18 में कहा गया कोई भारतीय नागरिक विदेशी उपाधि प्राप्त नहीं करेगा, विदेशी उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता है। कोई नेक्स्ट कह रहा है कोई विदेशी यदि वह विश्वास या राज्य के अधीन पद पर, मतलब विश्वास वाले पद और राज्य के अधीन पदों पर हो, तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेश से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, उपहार भी स्वीकार नहीं करेगा, यह भी है। और कोई व्यक्ति यदि विश्वास के पद पर हो या राज्य के अधीन लाभ के पद पर हो, तो विदेशी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा राष्ट्रपति की अनुमति के बिना। ठीक है, अर्थात कोई व्यक्ति चाहे वो
नागरिक हो चाहे विदेशी हो, यदि हमारे यहाँ राज्य के अधीन लाभ के पद पर है या किसी विश्वास के पद पर है, तो वह राष्ट्रपति महोदय के अनुमति के बिना विदेश से कोई भी उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है, इसका वायलेशन कहाँ नहीं माना जाता है? 2 प्रकार की उपाधियाँ हो सकती हैं, सेना या विद्या। जैसे स्नातक की उपाधि हो गई, परास्नातक की उपाधि हो गई आदि, ये सब इसका वायलेशन नहीं मानी जाती हैं। ठीक है, अनुच्छेद 19 पे आते हैं हम लोग। अनुच्छेद कितना हो गया, वीडियो का टाइम देख लेते हैं, 25 मिनट हुआ है। चलिए 5 मिनट अभी और हम लोग ले सकते हैं, 5 मिनट तक वीडियो बड़ा नहीं होगा। सभी नागरिकों को 6 अधिकारों गारंटी देता है। देखिए, सामान्यतः वाक स्वतंत्रता की बात इसमें करते हैं हम। अनुच्छेद 19 जब बात होती है तो हम कहते हैं वाक स्वतंत्रता से संबंधित है। चलिए ठीक है, मानते हैं अनुच्छेद 19 सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 19 6 अधिकारों की गारंटी देता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अर्थात कहीं भी कुछ भी बोल सकता है व्यक्ति, अपने उद्गार को व्यक्त कर सकता है, अपनी बातों को व्यक्त कर सकता है। ठीक है, दूसरा है इसमें दूसरा अधिकार, शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार। बिना अस्त्र शस्त्र के, निरायुध मतलब बिना अस्त्र शस्त्र के शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकता है व्यक्ति। फिर है तीसरा, संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, ऐसा मान लीजिए, सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। चौथा, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार। फिर क्या है, कहीं भी बस जाने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। इसको ऐसे देख लेते हैं, सबसे पहले कोई व्यक्ति बोलेगा, ठीक है, उसकी बात नहीं सुनी जाएगी तो शांतिपूर्वक सम्मेलन करेगा, उसमें अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएगा। फिर जब सम्मेलन उसका पूरा हो गया, कई लोग उसके विचार से सहमत हो गए, तो उसने एक संघ बना लिया, सहकारी समिति बना लिया। अब समितियों के साथ वह कहीं भी भारत में घूम सकता है। ठीक है, उसकी थोड़ी सी पावर बन गई, कई लोग उसके समर्थन में हो गए, तो भारत में कहीं भी घूम गया, घूम के दूसरी कोई जगह अच्छी लग गई, वहाँ वो बस गया, और बसने के बाद जीविका की आवश्यकता हुई तो कोई वृत्ति या व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। तो अनुच्छेद 19 में इतनी सारी बातें उसको मिलती हैं कि एक बार बोलना शुरू करे तो बस जाए और कारोबार करने लग जाए, सब कुछ इसी में मिल जाएगा आपको। चलिए, अब वाक अभिव्यक्ति के अंतर्गत कितनी सारी चीज़ें आती है यह भी देख लीजिए। अर्थात जो 19 का उपखंड 1, अनुच्छेद 19 का उपखंड 1 के अंतर्गत इतनी सारी चीज़ें आती हैं, इनको आप बखूबी देख लीजिए। वाक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, कई बार आपसे पूछा सकता है कि इसमें क्या नहीं शामिल है, तो इसमें से कोई 3 ऑप्शन दे दे, चौथा कोई और दे दे तो क्या शामिल नहीं है, या इसमें से कोई एक देकर पूछ ले क्या इसमें शामिल है, 3 अन्य दे सकता है। तो अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करना, भैया आपको किसी के विचार अच्छे लगते हैं, आपको कबीर के विचार अच्छे लगते हैं, आपको रामानंद के विचार अच्छे लगते हैं, ठीक है, आपको किसी अन्य संत के विचार अच्छे लगते हैं, आपको सदगुरु के विचार अच्छे लगते हैं, उसको आप प्रसारित कर सकते हैं, कोई रोक टोक आप पर नहीं लगा सकता। तो चाहे वो आपके अपने विचार हों, किसी अन्य के विचार हों, आप प्रसारित कर सकते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता, नेक्स्ट आता है प्रेस की स्वतंत्रता, अर्थात प्रेस मनमाने ढंग से तो नहीं कहेंगे, स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से कार्य कर सकती है। व्यावसायिक विज्ञापन, अपने व्यवसाय को चलाने के लिए आप विज्ञापन दे सकते हैं, कोई भी व्यवसाय संबंधित व्यवसाय, कोई ठीक ठाक व्यवसाय होना चाहिए, गरिमा में, और जो असंवैधानिक ना हो। ठीक है, प्रसारित करने का अधिकार, प्रसारित करने का अधिकार ये है कि जो सरकारी चैनल हैं, डीडी नेशनल है, डीडी नेशनल हो गया, आकाशवाणी हो गई आपकी, ठीक है, एफएम हो गया, इन सब पर आप अपने हिसाब से चीज़ों को प्रसारित करवा सकते हैं, उस पर राज्य रोक नहीं लगा सकती है, कोई अवैधानिक ना हो, शर्त है कि अवैधानिक ना हो। नेक्स्ट है, किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार। जैसे आप एक बिजनेसमैन हैं और कोई राजनीतिक दल कहता है कि फला महीने की 22 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया गया है, तो आप उस बंद में शामिल नहीं होते, अपने प्रतिष्ठान को खोलना चाहते हैं तो आप खोल सकते हैं। ऐसा अनुच्छेद 19 का क्लॉज 1 आपको स्वतंत्रता देता है कि आप चाहें तो बंद में शामिल हों, चाहे तो बंद में शामिल ना हो। सरकारी गतिविधियों की जानकारी, अर्थात आपके क्षेत्र में जो ऑफिसर्स हैं वो क्या कर रही हैं, कौन सी योजनाएं चला रही हैं, किसको क्या दे रही हैं, ठीक है, राइट टू नो, ये हो गया 19(1). शांति का अधिकार, आप शांति से जीवन यापन कर सकते हैं, कोई इसमें दखल नहीं देगा। अखबार पर पूर्ण प्रतिबंध के विरुद्ध, किसी भी अधिकार पर अखबार पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लग सकता, वो भी प्रेस की स्वतंत्रता में ही आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, हड़ताल का नहीं। आप अपने अधिकारों को मनवाने के लिए किसी भी
एक सभा बना करके प्रदर्शन कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, लेकिन हड़ताल का अधिकार आपका कोई मौलिक अधिकार नहीं है। कई बार परीक्षा में आया है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं, तो हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, किसी भी अनुच्छेद में नहीं आता है। प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, शांतिपूर्वक प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार 19(1) में आ जाएगा। चलिए, तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, ठीक है। तो उस समय देखिए, उस समय प्रवर्तित मतलब जो चल रही है विधि का उल्लंघन आवश्यक, ठीक है। अब किसी देखिए, दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का तात्पर्य यह होता है कि जबरदस्ती आपसे आपके दोष को सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो उस समय प्रवर्तित विधि का उल्लंघन आवश्यक है, अर्थात हमारा संविधान भूतलक्षी नहीं है। अगर भूतकाल में या भविष्य में हमने भूतकाल में कोई कार्य किया है, किसी का मर्डर किया है और उस समय 6 महीने की सज़ा होने वाली थी, मतलब हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ आपसे, ऐसा निश्चित नहीं है कि 6 महीने सज़ा होने वाली है, और मुझे जब मैंने मर्डर कर दिया या कोई अपराध कर दिया 6 महीने की सज़ा के लिए, उसके बाद 1 साल बाद कोई राज्य नियम बनाता है कि नहीं अब सज़ा 2 साल की होगी, तो बाद के बनाए गए नियम पीछे जा कर के लागू नहीं होते हैं। अर्थात उस समय प्रवर्तित विधि का उल्लंघन आवश्यक है और उसी के अनुसार सज़ा मिलेगी जो उस समय चल रही होगी, ठीक है। थोड़ा सा लिखने में उतना सूटेबल नहीं लिखा गया है, अर्थात जो हमारा संविधान पीछे जाकर भूतलक्षी लक्षणों को प्रदर्शित नहीं करता, उस अपराध के लिए नियत से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। अर्थात किसी विशेष अपराध के लिए जितना दंड नियत है उससे अधिक दंड नहीं दिया जा सकता है। अनुच्छेद 20 ऐसा कहता है। अनुच्छेद 20 और कहता है, एक अपराध के लिए 1 से अधिक बार दंड नहीं दिया जाएगा। किसी से मारपीट कर लिया, किसी के हाथ पैर आपने तोड़ दिया, आपको 6 महीने की एक बार सज़ा हो गई, दोबारा कुछ भी हो, दोबारा सज़ा नहीं होनी है। दोबारा मार देंगे तो फिर हो जाएगी, उसी एक कार्य के लिए नहीं होगी, ठीक है। स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आपको पुलिस पकड़ के और किसी भी प्रकार से आपको ऐसा नहीं कर सकती कि स्वयं के विरुद्ध आप साक्ष्य या गवाही देने के लिए न्यायालय में जा करके आप बाध्य हैं, ऐसा कभी नहीं आपसे कहा जा सकता है। चलिए, वैसे आपका वीडियो आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है, यहीं पर आज के चैप्टर को हम ख़त्म करते हैं। वैसे काफ़ी कुछ मैटर अभी बचा हुआ है, एक पीरियड आधे घंटे का भी आसानी से और हो जाएगा। तो आई होप कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में लगा हुआ बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें। और अपने दोस्तों इष्ट मित्रों के बीच में शेयर भी करिए ताकि वो भी कुछ लाभ उठा सकें। और हाँ, मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आया हो तो प्लीज़ डिसलाइक करें और जाके कमेंट सेक्शन में ये लिखें कि ऐसा करने का कारण क्या है, ताकि आपके मनोवांछित सुधारों को हम अंजाम दे सकें। और आवश्यक सूचना आपके लिए ये है कि हमारे चैनल पर हमारे प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं जा कर के, वहाँ पर 1000 प्रश्नों की बेहतरीन श्रृंखला चल रही है, भाई रंजीत सर मेरे द्वारा लिखा होगा, और एक साइंस की सीरीज़ चल रही है MCQ पर डे, जो कि रजनी सर द्वारा चलाया जा रहा है, तो उनका भी आप लाभ उठाइए और लोगों में प्रसारित कीजिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।